नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पेटेंट ऑफिसर की जो एडवर्टाइजमेंट आई है ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने न्यूज ब्रेक की थी, उसका वीडियो बनाया था। फिर उसके बाद में डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया, उसमें मैंने प्री का सिलेबस भी डिस्कस किया। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद अब हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन होगा मेरा मेंस का मैकेनिकल का सिलेबस डिस्कस करने के लिए सेशन होगा। जिन लोगों को मेंस की बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है वो लोग मुझे अपने गूगल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि मुझे इंटरेस्ट है। ओके, गूगल फॉर्म की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करिए और आपकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कुछ 100 स्टूडेंट मिल जाए तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट डिस्क्रिप्टिव की बैच स्टार्ट करने की बारे में भी सोचेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि आपके पास टाइम स्लॉट कितना मिलने वाला है। आज से देखोगे आप तो आज से लेकर प्री तक, ये 3 सितंबर को आपकी प्री होने वाली है एक, राइट। 3 सितंबर की प्री रहेगी। फिर प्री के बाद में 1 अक्टूबर को आपकी मेंस होने वाली है। क्लियर। अब देखो, सितंबर और अक्टूबर के बीच का गैप कितना है? 1 महीने का गैप है। इस 1 मंथ में पूरा कन्वेंशनल तैयार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लियर, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से इतना हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर। इसका सिंपल मीनिंग है कि आज से ही हमें थोड़ी 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 शुरुआत कर देनी है। क्लियर, क्योंकि प्री का सिलेबस बहुत बार हम कर चुके, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, राइट। अब जीएस भी बहुत लोग कर चुके हैं, साइंस भी कर चुके हैं, या उतना समय भी इसको लिए लगना नहीं है। क्लियर। तो प्री के लिए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। पेटेंट वगैरह छोटा सा पार्ट है, इजीली कवर कर सकते हो आप, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेंस के लिए अभी से थोड़ी शुरुआत करनी जरूरी है, राइट, क्योंकि वो 1 महीने में हो नहीं सकता। आज से देखोगे आप तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, 3 महीने तो मिलेंगे जिसमें आराम से ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए अब देखिए, हाँ, अब सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स के अंदर ही उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको आप मैकेनिक्स ऑफ मशीन भी बोल सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मशीन अलग है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं। तो ये जो कंबाइन सिलेबस है उनका किसका सिलेबस है? ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स का। क्या क्या गिवन है देखो, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इन स्पेस एंड इट्स एप्लीकेशन, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फ्रिक्शन। इसका मतलब सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फ्रिक्शन अभी तक मेजर पोर्शन। इक्विलिब्रियम के इक्वेशन जो बेसिक वाला है, राइट, पहला टॉपिक आपका। फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? फ्रिक्शन पढ़ना है, फ्रिक्शन के साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। फिर उसके बाद में काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ प्लेन मोशन, एलिमेंट्री पार्टिकल डायनामिक्स, ओके, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। क्लियर। अब यहां से अलग है, इतना मैकेनिक्स का पार्ट दिया है उन्होंने। क्लियर, मतलब आपको स्ट्रेसेस वगैरह जो कुछ नहीं पढ़ना है, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स पढ़ना है, राइट, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं। फिर उसके बाद में आपको फ्रिक्शन पढ़ना है। फ्रिक्शन का लास्ट टाइम न्यूमेरिकल आया था, लंबा न्यूमेरिकल आया था 15-20 मार्क का। क्लियर। तो और सब क्वेश्चन कंपलसरी होते तो कोई छोड़ भी नहीं सकते। क्लियर, सब अटेम्प्ट होगा क्या वो बात अलग है। क्लियर, मगर ये जो जो सिंपल है वो तो करने ही पड़ते हैं हम। मैकेनिक्स है, क्लियर, स्ट्रेसेस वगैरह वो चीजें है नहीं सिलेबस में। फिर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, अब जनरलाइज हुक्स लॉ एंड एप्लीकेशन, डिजाइन प्रॉब्लम ऑन एक्सियल स्ट्रेस, राइट। फिर उसके बाद में शियर स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस होना है उसको, राइट। मटेरियल प्रॉपर्टी फॉर डायनामिक लोडिंग, मतलब फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, जो डिजाइन का पार्ट होता है उन्होंने इधर ही लिखा हुआ है। ओके, शियर स्ट्रेस, क्लियर। उसके बाद में बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसके बाद में एक्सियल स्ट्रेसेस, मतलब जो आपका सॉम का पहला टॉपिक है वो वाला, उसके बाद में शियर स्ट्रेसेस वाला, फिर उसके बाद में बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला, फिर उसके बाद में बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन अ बीम, राइट, ये भी है उसमें। क्लियर। उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर उसके बाद में एनालिटिकल एंड ग्राफिकल, ओके, ग्राफिकल मतलब मोर सर्कल। फिर उसके बाद में कंपाउंड एंड कंबाइंड स्ट्रेसेस, वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का ही प्रॉब्लम है। फिर बायएक्सियल स्ट्रेस,
थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल, थिक वॉल मेंशन नहीं है, खाली थिन वॉल बोला है उन्होंने। फिर मटेरियल बिहेवियर एंड डिजाइन फैक्टर फॉर अ डायनामिक लोड, डिजाइन ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट फॉर बेंडिंग एंड टॉर्शनल लोड ओनली, राइट। अब बेंडिंग और टॉर्शन के लिए आपको शाफ्ट को डिजाइन करना है। फिर उसके बाद में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फॉर स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम एंड थ्योरी ऑफ फेल्यूर, क्लियर। मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, थ्योरी ऑफ फेल्यूर, उसके बाद में प्रेशर वेसल, कॉलम एंड स्ट्रट का कुछ पार्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 100% कंप्लीट है सिलेबस में, राइट। अब इसके लिए आप एक याद रखिए, बिल्कुल मतलब कोई कुछ भी बोले, आपने यूनिवर्सिटीज के टाइम जो किताबें यूज की है वही करनी, किताब यूज करनी पड़ेगी, राइट। अब कैसे है कि कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, हर एक टाइप के 2-2 3-3 सॉल्व करने पड़ेंगे, और बाकी आपको न्यूमेरिकल रीड करने हैं कि समझना है इसमें डिफरेंस क्या है। अब कोई बोलेगा रीड करने से हम कहीं बीच में फंस सकते हैं सॉल्व करते वक्त, इसीलिए तो 2-3 सॉल्व करने हैं, बाकी थोड़े से रीड करने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करते देखोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। लोकल ऑथर जो यूनिवर्सिटी टाइम यूज किया था वही यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें थोड़ी सी गलतियां होती है, वो गलतियां आपको, आपकी पढ़ाई अच्छी हो तो समझ में आ जाती है कि इसमें ये दिक्कत है, वो आप कर लोगे, उसकी कोई चिंता नहीं। आगे चलते हैं। अब इंजीनियरिंग मटेरियल, इसके ऊपर मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लियर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड, कॉमन फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील एंड नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, सिरेमिक, कंपोजिट मटेरियल्स एंड नैनो मटेरियल्स, क्लियर। ये पूरे थ्योरेटिकल है, एक आधा 2 न्यूमेरिकल आएगा, वो पॉसिबिलिटी है एक आधे न्यूमेरिकल की, राइट, कंपोजिशन वगैरह निकालने का, बाकी कुछ आने के चांसेस नहीं। इधर सॉम और मैकेनिक्स में पूरे न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल ही करने हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चन, वो भी देखने हैं। फिर उसके बाद में थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन मतलब टॉम आपका काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, जिसके ऊपर थोड़े से कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन के, मगर है वो सिलेबस में, क्लियर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर वो पूछा गया और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएंगे। फिर कैंप पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मगर हमें करके जाना है, राइट, क्वेश्चन कुछ देख के अच्छे से करके जाना है। गियर एंड इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, गियर ट्रेन ज्यादा पॉपुलर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गियर पे भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल अगेन। फ्लाईव्हील न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, सिंपल छोटा सा टॉपिक है। गवर्नर के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। बैलेंसिंग ऑफ रिजिड रोटर, राइट, बैलेंसिंग के ऊपर अब देखो एनालिटिक एंड ग्राफिकल दोनों मेथड से बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, मगर जनरली क्या होता है कि बैलेंसिंग के प्रॉब्लम को थोड़ा लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, और यहाँ 300 मार्क का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना है, तो टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है। फिर उसके बाद में बैलेंसिंग ऑफ सिंगल एंड मल्टी सिलेंडर इंजन, राइट, बैलेंसिंग है, और इसके आगे पूरा वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को भी अच्छे से करना है। अब देखो इसमें ज्यादा टॉपिक है नहीं, वाइब्रेशन है, बैलेंसिंग है, गवर्नर है, फ्लाईव्हील है, गियर है, और काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक एनालिसिस, इतना है आपका टॉप। अब देखो यूनिवर्सिटी के टाइम हम 2-2 3-3 दिन में कर लेते थे ना, राइट, तो हो क्यों नहीं पाएगा यार, हम क्यों नहीं सोचते ये कि यार ऑब्जेक्टिव की आदत लगी है, यूनिवर्सिटी के पेपर देके ही आए हो ना, तो हो पाएगा, आराम से गाइड करने के लिए मैं हूं। फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हमें आदत थ्योरी की है, मगर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्लियर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में मशीन टूल्स, इंजीनियरिंग, मर्चेंट फोर्स एनालिसिस, राइट, मतलब ये तो न्यूमेरिकल ही पूछ रहे हैं। इस पे टेलर टूल लाइफ इक्वेशन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल होंगे। कन्वेंशनल मशीनिंग मतलब लेथ, ड्रिलिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल के चांसेस है, मगर ज्यादा टफ नहीं है, क्लियर। एनसी सीएनसी मशीनिंग प्रोसेस, ओके, इनकी आपको थोड़ी सी लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग की, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। जी कैन पिक्चर कम चांसेस है क्वेश्चन ज्यादा पूछने के। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में ईडीएम, ईसीएम, अल्ट्रासोनिक, वाटर जेट मशीनिंग, राइट। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ लेजर एंड प्लाज्मा मशीनिंग, एनर्जी कैलकुलेशन, इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर भी हम न्यूमेरिकल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? न्यूमेरिकल पूछेंगे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर, क्लियर। तो एनर्जी कैलकुलेशन मतलब न्यूमेरिकल आ गए, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं, इजी न्यूमेरिकल है, और इन मशीन की थ्योरी पूछी जाती है। आपको वर्किंग, उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन, एडवांटेज, लिमिटेशन, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली लिखना है। उसके लिए ज्यादा
आप करोगे ना प्लान से तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। गेट वाले तो उनको तो बिल्कुल दिमाग में रखना है, आपके लिए तो बहुत एडवांटेज देके जाएगा ये, क्योंकि आपको गेट में डायरेक्ट कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। वहां एमसीक्यू एमसीक्यू, अरे कन्वेंशनल क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और पूछ लेते हैं। क्लियर, आपको तो बहुत एडवांटेज होगा इसका। फॉर्मिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेसेस, ओके, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। अब इसमें फॉर्मिंग में भी सब आया, रोलिंग, फोर्जिंग, बिर्जिंग, सब फोर्जिंग के एनालिसिस वगैरह, रोलिंग, राइट, शीट मेटल ऑपरेशन सब करना है, उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मेट्रोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ फीट टॉलरेंस, टूल एंड गेजेस, कंपैरेटर, इंस्पेक्शन ऑफ लेंथ, पोजीशन, प्रोफाइल, सरफेस फिनिश, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट। अब देखो मेट्रोलॉजी पूरा है, मेट्रोलॉजी के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछने के ज्यादा चांसेस, मोस्ट ऑफ द पेपर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगा। फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में सिस्टम डिजाइन, फैक्ट्री लोकेशन, सिंपल और ओआर मॉडल, सॉरी सिंपल ओआर मॉडल, प्लांट लेआउट, मेथड बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस और प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बाकी चीज छोटी छोटी थ्योरी है, ओके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ब्रेक इवन एनालिसिस का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में प्रोसेस सिलेक्शन एंड कैपेसिटी प्लानिंग, प्रीडिटरमाइंड टाइम स्टैंडर्ड, सिस्टम प्लानिंग, फोरकास्टिंग मेथड, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बाकी थ्योरी है वो, ओके, कैपेसिटी प्लानिंग वगैरह उनके बेस्ड ऑन रिग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब देखो फोरकास्टिंग आपको न्यूमेरिकल तरीके से रिग्रेशन मॉडल वगैरह अच्छा करना है। डिजाइन एंड बैलेंसिंग ऑफ मल्टी मॉडल एंड क्या स्टोचस्टिक असेंबली लाइन, थेरोटिकल है। क्लियर है, असेंबली लाइन वगैरह। यहां आपको पीसी शर्मा में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, कल्पक जैन में थ्योरी मिलेगी, मगर वो थ्योरी नहीं यूज करनी है। मैं अगेन यहां बता दूं आपको कि आप न्यूमेरिकल के लिए इधर उधर सर्च करिए, थ्योरी आप लोकल बुक से कर लीजिए, लोकल बुक नो इशू, वो अच्छे से लिखते हैं, बस आपको अच्छे से कर लेनी है। आपको एमसीक्यू टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, ओके, वो लोकल बुक से कर लोगे तो खत्म काम, कोई दिक्कत नहीं। वाटर जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अरे 2 घंटे में सब मशीनिंग खत्म हो जाएगी अच्छे से। क्लियर। फिर उसके बाद में यहां आपको टॉम करना है, टॉम के लिए रतन के न्यूमेरिकल आपको पूरे देखने ही देखने हैं, रतन। क्लियर, ये भी आपको लोकल बुक से ही करना है मटेरियल। अब देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आईएमपी टॉपिक है, सब में इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, राइट, सिविल सर्विसेज, सब में पूछा गया है। अब प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल फॉर ऑर्डर टाइम एंड ऑर्डर क्वांटिटी डिटर्मिनेशन, मतलब पूरा, राइट। उसके बाद में जस्ट इन टाइम थ्योरी है, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग थ्योरी है, मैनेजिंग इंटरप्लांट लॉजिस्टिक थ्योरी है, सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल थ्योरी है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर जॉब शॉप, ओके। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं शेड्यूलिंग के, तो ये न्यूमेरिकल करने। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, अब क्वालिटी कंट्रोल है, उसमें के सभी चार्ट करने हैं, वो पूछा जाता है, उसको करना ही पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर मीन, रेंज, परसेंटेज डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट, क्वालिटी कॉस्ट सिस्टम मैनेजमेंट फॉर ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क इन प्रोजेक्ट, ओके। अब आपको एसक्यूसी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के न्यूमेरिकल करने, बाकी छोड़ देना है, बाकी के पीछे नहीं पढ़ना। सिस्टम इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम सच एज टूल क्वालिटी मैनेजमेंट, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग फ्लेक्सिबल लीन एंड एजाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये पूरा आपका देखिए थ्योरी ज्यादा है, इसमें आपको इन्वेंट्री और एसक्यूएल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के न्यूमेरिकल करने, महाजन की किताब में ये न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां भी आप लोकल किताबें यूज कर सकते हो, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको जो गलतियां है उस किताब में वो समझ में आनी चाहिए, वो आ जाएगी, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छे से हो पाएगी। थर्मोडायनामिक्स पढ़ूंगा नहीं, सिलेबस रटा हुआ है मेरा। क्लियर, अब थर्मोडायनामिक्स पूरा करना है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी, एंट्रोपी, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसके सबके न्यूमेरिकल करने। थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल चैलेंजिंग होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, राइट। आप ये समझ के चलिए कि सबसे टफ न्यूमेरिकल किसी के होंगे तो वो थर्मो के ही होते हैं। क्लियर, उसके अलावा
कॉम्प्रेसिबल फ्लो है, इनकॉम्प्रेसिबल एंड कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, राइट। कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है, फैनो लाइन, रिले फ्लो, उसके बाद में वन डायमेंशनल फ्लो, राइट, नोजल, वो पूरा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, समझ में आया तो सिंपल है, नहीं तो फिर कुछ हिलेगा भी नहीं जगह से, क्लियर। तो सिंपल टॉपिक है, शॉक वेव, नॉर्मल शॉक वेव, क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, मैंने ये गूगल फॉर्म दे रखा है, उस गूगल फॉर्म में आप इंटरेस्टेड हो तो उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कन्वेंशनल की बैच ज्वाइन करनी है तो मुझे 100 स्टूडेंट भी मिल जाए ना तो मैं ये पढ़ा दूंगा, क्लियर। फिर आपको बस सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने की बात रहेगी, क्लियर। सब टॉपिक के ऊपर, ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, सब न्यूमेरिकल। मैं 2 बार ईएस की मेंस एग्जाम निकाल चुका हूं, तो आप भरोसा तो रख ही सकते हो कि मुझे कन्वेंशनल की अच्छी खासी नॉलेज होगी, राइट। तो आगे चलते हैं, आइसेंट्रोपिक फ्लूइड फ्लो, फिर उसके बाद में फ्लो ऑफ फ्लूइड इन डक्ट विथ फ्रिक्शन, दैट ये सभी वही है, फैनो फ्लो एंड रिले फ्लो, वो सब मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में कंप्रेसर है, क्लियर, एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, डिजाइन ऑफ अ फैन एंड कंप्रेसर, सिंगल प्रॉब्लम कंप्रेसर, टरबाइन कास्केड, ओपन क्लोज गैस टरबाइन, वर्क डन इन अ गैस टरबाइन रीहीट रीजनरेशन साइकिल। तो गैस टरबाइन है, सिंपल सा पार्ट है, उसके साथ ही कंप्रेसर पूरे, एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल, राइट। अब देखो, देखा जाए तो सिलेबस लंबा है, क्लियर, मगर उसको अच्छे से हम बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, क्लियर। आप मुझे बता देना, इंटरेस्टेड हो तो उस गूगल शीट में फिलअप कर देना अपना डेटा। फिर उसके बाद में हीट ट्रांसफर पूरा है, कंडक्शन पढ़ूंगा ही नहीं पूरा, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 100% पूरा करना है। इसके लिए भी आप लोकल किताबें यूज कर सकते हो, हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम ही आएंगे, बाकी थ्योरी की कोई गुंजाइश हीट ट्रांसफर में बनती नहीं है, थर्मोडायनामिक्स में बनती नहीं है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो में नहीं बनती है, राइट। आपको थ्योरी, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 ही सब्जेक्ट पे मिलेगी, बाकी पूरे भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, क्लियर। और ये न्यूमेरिकल में दावे के साथ बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने सही तरीके से आपको समझाया जाएगा ना, बहुत ही आराम से आपको मॉडल क्वेश्चंस बताऊंगा मैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन है, इसका सबसे टफ क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन बनते जाएंगे, और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे आपको। आगे चलते हैं, फिर आईसी इंजन, आईसी इंजन में भी क्या है, ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल, क्लियर, क्या आता है इस इंजन में, ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल। फिर परफॉर्मेंस के न्यूमेरिकल, सीआई एंड एसआई इंजन का कंबशन, इतना ही कन्वेंशनल के लिए पूछा जाता है, लुब्रिकेशन, कूलिंग, अल्टरनेट फ्यूल, इसमें कन्वेंशनल के क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑब्जेक्टिव में तो काफी बन जाते हैं। अब देखो इसमें क्लासिफिकेशन, थर्मोडायनामिक्स, साइकिल ऑपरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी, हीट बैलेंसिंग, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, ओके, पेट्रोल, गैस एंड डीजल इंजन, मतलब आपको यह समझना है कि जो ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल है उनके न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस के न्यूमेरिकल, ओके, इफिशियंसी वगैरह कैलकुलेशन के, कंबशन इन सीआई एंड एसआई इंजन, ओके, उसकी थ्योरी पूछेंगे, वहां न्यूमेरिकल की कोई गुंजाइश नहीं है, कैसे नॉक्स वगैरह को रिड्यूस किया जाए वो सब इसमें है नेक्स्ट लाइन में। फिर कंबशन चेंबर्स, वो भी थ्योरेटिकल ही है, ओके। फिर रेटिंग्स ऑफ अ फ्यूल, एडिटिव, इमिशन, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आईसी इंजन, फ्यूल, लुब्रिकेटिंग, कूलिंग, ट्रांसमिशन, अल्टरनेट फ्यूल, इसके ऊपर पूछना थोड़ा सा मुश्किल है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इसको ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया है। स्टीम इंजन, ओके, स्टीम इंजीनियरिंग, स्टीम इंजीनियरिंग में आपको सबसे पहले रैंकाइन साइकिल अच्छे से करनी है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, और रैंकाइन साइकिल को समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल काफी है, उसको सॉल्व कर लोगे सब न्यूमेरिकल से, सब न्यूमेरिकल से, क्लियर। तो रैंकाइन साइकिल समझाना भी बहुत उतनी ट्रिकी बात नहीं, उसी के साथ स्टीम टरबाइन भी पूछा जाता है, रैंकाइन साइकिल प्लस स्टीम टरबाइन सेम ही पार्ट है, क्लियर। अब स्टीम जनरेटर, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल एनालिसिस, मॉडर्न स्टीम बॉयलर, स्टीम एंड क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल प्रेशर, ड्रॉट इक्विपमेंट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट, इस बॉयलर के ऊपर थ्योरी पूछे जाएंगे, बॉयलर, फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल, स्टीम टरबाइन, प्रिंसिपल टाइप्स, ओके। फिर कंपाउंडिंग, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, ओके, एक्सियल थ्रस्ट, इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे स्टीम टरबाइन पे, और रैंकाइन साइकिल पे भी न्यूमेरिकल। बॉयलर हो सकता है एक आधे बॉयलर को डिस्क्राइब करने के लिए बोल दे, तो मैं पूरे ट्रिक्स आपको बताते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टीम नोजल, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल,
pressure at a throat for maximum discharge with different initial steam conditions such as wet, saturated and superheated, effect of variation of back pressure, supersaturated flow of a steam nozzle, nozzle, रैंकाइन साइकिल, फिर उसके बाद में स्टीम टरबाइन। यही 3 टॉपिक है। दिखता सिलेबस बहुत लंबा है मगर स्टीम 3 ही टॉपिक है। विल्सन रैंकाइन साइकिल विथ internal and external irreversibility, reheat factor, reheating and regeneration, method of governing back pressure and pass out turbines, फिर उसके बाद में steam power plant, combined cycle power generation, reheat, recovery, regeneration। ओके, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? आपकी रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड। रैंकाइन साइकिल, फिर उसके बाद में स्टीम टरबाइन, नोजल, ये 3 टॉपिक न्यूमेरिकल वाले हैं इसके अंदर। बाकी आपका बॉयलर, फिर उसके बाद में ये गवर्निंग वगैरह, ये सब क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट है। क्लियर? अब उसके बाद में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब देखो, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल सिंपल है। आप बैठे तो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे में पूरा आरएसी खत्म कर लोगे। न्यूमेरिकल के लिए बोल रहा हूं, फाइनल कन्वेंशनल के लिए। क्लियर? फिर उसके बाद में साइकिल पीएच टीएस डायग्राम, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, ओके, R11 R134 R123 सिस्टम लाइक इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्सपांशन डिवाइस, सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी, प्रोसेसेस, चार्ज, सेंसिबल एंड सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, इफेक्टिव टेम्परेचर, एयर कंडीशनिंग, लोड कैलकुलेशन एंड सिंपल डक्ट डिजाइन। ओके, अब इसमें सिंपल है कि आपको साइकोमेट्री और 2 साइकिल है। वेपर कंप्रेशन साइकिल जिसके न्यूमेरिकल आने की पूरे चांसेस है, गैस साइकिल लिखा नहीं है मगर तो भी हमें पता होना, एक मॉडल क्वेश्चन हम तैयार करेंगे अच्छे से। क्लियर? फिर उसके बाद लिखा नहीं है, एक आधा 2 क्वेश्चन कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे, राइट, क्योंकि सिंपल है। फिर उसके बाद में रिवर्स रैंकाइन साइकिल, क्लियर, उसको आप अच्छे से कर लोगे। वेपर कंप्रेशन साइकिल जिसको बोल लेते हैं हम, और साइकोमेट्रिक के ऊपर न्यूमेरिकल, थोड़े से डक्ट डिजाइन के बारे में डिस्कस करें। ये न्यूमेरिकल है, सिंपल टॉपिक है। क्लियर? तो आप वैसे देखोगे तो बहुत ज्यादा लगता सिलेबस है, और अच्छे से 3 महीने में इसको आप प्लान्ड तरीके से कर सकते हो। क्लियर? मगर 1 महीने में करना मुश्किल है, राइट? अभी थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। लास्ट के 1 महीने में टूटे हुए लगना है, पूरा बिल्कुल 100% इसी के ऊपर जाके गिरना है लास्ट के 1 महीने। क्लियर? हाँ, अभी के जो 2 महीने थोड़ा थोड़ा इधर दे दो, थोड़ा उधर समय दे दो, मगर जरूर शुरुआत करिए। ओके, आपको इंटरेस्ट है मेंस की बैच ज्वाइन करने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। क्या होगा, मुझे 100 स्टूडेंट मिल गए तो मैं इसकी शुरुआत कर लूंगा। हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट? मुझे देखना है कितने लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है। क्लियर? इंटरेस्टेड होगा तो बैच को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हमारे ऑब्जेक्टिव प्री की बैच तो लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है। प्री के लिए आपको इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस, जीके, साइंस एंड आईपीआर, ये सभी चीजें, उसमें आईपीआर और साइंस मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, बाकी चीजें सब है। और इसकी फीस जो है हमने बहुत ही कम रखने की पूरी कोशिश की है। 1500 में ये पूरी बैच आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट फैकल्टी ने बनाए हुए लेक्चर्स है, ज्वाइन करिए, पूरा समझने की कोशिश कर लीजिए। और कुछ हेल्प लगे तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। योगेश माने इग्नाइट, ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं रुकता हूं यहाँ दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। और जाते जाते ये बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसके प्री के भी कुछ सेशंस में फ्री में इस यूट्यूब चैनल पे लेके आऊंगा, इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।